हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत करता हूं। एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज़ ऑलरेडी कवर्ड ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत की किताब से मैंने रेफरेंस लिया था एंड ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है इस बुक की वो मैंने कवर कर दी है। ऑलमोस्ट 16 चैप्टर वी हैव कवर्ड and now we will be starting the part 3 of central government, that is basically central government, and terms such as president, vice president, PM, all will be covered into this. So let's see the contents of this part 3. So president, first of all we'll see the about everything about the president, ठीक है, सब कुछ देखेंगे। then हम लोग जानेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। then we will see prime minister, then we'll move to the central council of minister which is basically prime minister के अंदर रहता है, prime minister इसको head करते हैं। then cabinet committees के बारे में पढ़ेंगे। then parliament, then we'll see parliamentary committee, and उसके बाद आएगा parliamentary forums, then parliamentary groups, then supreme court के बारे में जानेंगे। judicial review जो कि supreme court का right है, पावर है, जुडिशियल रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस को लॉ वगैरह में चेक करना हो कि वेदर जो सरकार लॉ बनाती है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि नहीं। सो दिस इज द जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन जुडिशियल एक्टिविज्म, कई बार अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा देखा जाता है कि अपने पावर से बियॉन्ड जाके एक्टिविज्म की तरह काम करती है। एनीवे वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। देन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे अंडर पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अभी कर लें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट बेल आइकन को आप प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। एंड कंटिन्यूसली आई एम अपलोडिंग द गुड कॉन्टेंट एंड गुड वीडियोज़ स्पेशली फॉर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जामिनेशन या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। देन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट ओवरऑल ये जो टर्म है इसके बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिखता है, आर्टिकल 52 से लेकर 78 और पार्ट 5 में एक्चुअली रखा गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव को। यूनियन एग्जीक्यूटिव को रखा गया है अंडर ब्रॉडली अंडर आर्टिकल 52 टू 78 एंड इसको रखा गया है पार्ट 5 में। एंड अगर बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव की तो उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग होते हैं, उसमें होते हैं प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इसके लीडर होते हैं ये। एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हमारे एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो इन सब के बारे में बेसिकली जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में है और इनको रखा गया है पार्ट 5 में। अब प्रेसिडेंट हैं कौन, तो हमारे प्रेसिडेंट हेड होते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉमिनल हेड हमारे कंट्री के, हमारे इंडियन स्टेट जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टेट मतलब इंडियन कंट्री, ठीक है। इसके हेड कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं। PM हेड नहीं होते हैं, एक्चुअली रियल पावर उन्हीं के पास है PM के पास, लेकिन जो नॉमिनल पावर है जिनके नाम पे देश चलता है वो कौन है, वो प्रेसिडेंट है। और ये फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं, मतलब कि देश के पहले नागरिक कौन होते हैं क्वेश्चन आता है, तो प्रेसिडेंट होते हैं भाई। देन सिंबल ऑफ यूनिटी होते हैं, ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते सबको, ये सेंटर को भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड एज वेल एज स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यूटीज़ को भी, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल ऑफ यूनिटी होते हैं इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ नेशन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं प्रेसिडेंट के बारे में। अब जानते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, हाउ ही इज़ इलेक्टेड, प्रेसिडेंट कोई कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि जैसे USA में होता है डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है कैंडिडेट्स को और जो ज़्यादा सिक्योर करता है वहाँ पे वोट वो बनता है प्रेसिडेंट। तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है USA में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट के लिए। हमारे यहाँ जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में होती कौन कौन सी बॉडी, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं,
जो कि फॉर्म करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को। तो इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से लोग वोट करते हैं इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन सी हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा। इन दोनों हाउसेज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, देखिए यहाँ पे वर्ड इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है। तो नॉमिनेटेड कोई भी सदस्य जो होगा, अगर किसी भी हाउस का होगा, किसी भी स्टेट असेंबली का होगा, नॉमिनेटेड होगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओनली इलेक्टेड मेंबर ही जो होंगे वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सबसे पहले आता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के। देन जो नेक्स्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही है, ये आपको पता होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर हैं इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। देन कुछ जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो 2 ही यूनियन टेरिटरी ऐसी है इंडिया में जिनके खुद के लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये दोनों ऐसी लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, नॉट नॉमिनेटेड। तो ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्टली इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का जो होता है इसमें। देन अब बात करें कि अगर किसी स्टेट की, मान लीजिए जब इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, उस समय किसी स्टेट की असेंबली डिसॉल्व है, ऑलरेडी वो काम नहीं कर रही है, डिसॉल्व है, तो क्या उनके मेंबर्स क्वालिफाइड हैं वोट करने के लिए? तो मेंबर्स भी सीज टू बी क्वालिफाइड हो जाते हैं टू वोट। जैसे असेंबली डिसॉल्व है तो उसके जो एमएलए रहे हैं प्रीवियस वाले, वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं वोटिंग से। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो असेंबली डिसॉल्व है उसके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी, बहुत ज़रूरी है एज फार एज द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज कंसर्न इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एज वेल एज पेरिटी बिटवीन द स्टेट्स एंड होल एज ए यूनियन। तो सारे स्टेट्स को यूनिफॉर्मिटी से चांस मिले कि वो प्रेसिडेंट को चुन सके। इसके लिए हमने बेसिकली प्रोपोर्शनल रेशियो को अपनाया है। वहाँ पे बेसिकली कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके द्वारा हम चुनते हैं अपने प्रेसिडेंट को, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। मतलब सब जितने भी स्टेट हैं उनको बराबर चांस मिले प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। तो इसके लिए सिंपल हमने क्या किया है, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला ये है कि जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए होगा, चूँकि यहाँ पे एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, तो इनकी वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? बिकॉज स्टेट्स तो अलग अलग है, कई सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग पॉपुलेशन भी है, तो वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा एमएलए का? तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट है, सपोज तेलंगाना है, एक एग्जांपल से समझते हैं। उनका टोटल पॉपुलेशन है यहाँ पे 1.57 करोड़, सपोज एक जस्ट एग्जांपल लीजिए। एंड टोटल वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली 119 है, मान लीजिए। यहाँ पे एक्चुअली 119 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, इनकी वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा? सिंपल ये फॉर्मूले पे बिठाइए। टोटल पॉपुलेशन है 1.57 करोड़, ठीक है, करोड़ लिख दीजिए। देन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स 119 और इंटू 1/1000। ये 1/1000 को डिवाइड करना इम्पोर्टेंट है। जो भी कोटेंट आता है इसके बाद इसके डिवीजन के बाद जो भी कोटेंट आता है उसको फर्दर 1/10 से 1/1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 1/1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये फॉर्मूले से निकलता है एक एमएलए के वोट का वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने पे अगर आप करोड़ को बदलोगे तो 1.57, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इतना बाई 119 इंटू 1/1000, ठीक है। अब इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 119 और ऊपर 15700। इसको डिवाइड कीजिए तो 1
1 में ऐसे अगर इसको 28280 एंड एक और 0 आएगा तो लगभग ये 13, ये 280 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम्स जाएगा, लगभग बच जाएगा इसमें 3 टाइम कीजिएगा तो 230 16 बचेगा, तो 1.9 ऐसे 131.9 यानी कि लगभग लोगे तो 132 आएगा। तो एक जो वोट की वैल्यू है, ठीक है, एक जो वोट की वैल्यू है यहाँ पे 132 आ रहा है, तो 119 कर निकाल सकते हो आप 132, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई करके। एक एमएलए के वोट की वैल्यू है 132, यानी कि आप 119 का भी निकाल सकते हो, इसको रफली आप कैलकुलेट कर लेना। ऐसे करके टोटल वैल्यू निकाली जा सकती है वोट की, एक स्टेट की टोटल वैल्यू निकाली जा सकती है। ये अभी तक इतना आप ध्यान में रखो कि ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देन इसके बाद वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, कुछ संख्या आएगा, मान लो कि ये संख्या 5.5 लाख आ गया मान लो, ठीक है, 5.5 लाख ये संख्या आ गया। एंड इसको डिवाइड करते टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 43 इलेक्टेड मेंबर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ नंबर आएगा, तो ये वोट की वैल्यू हो जाएगी एक एमपी की, ठीक है, एक एमपी की। तो कैसे हमने निकाल लिया, एक एमएलए की भी वैल्यू निकाल ली, एक एमपी की भी वैल्यू निकाल ली, और वो भी मतलब दोनों का प्रोपोर्शनेट में निकाली हमने, मतलब कि इसमें इक्वालिटी आ गई, इसमें यूनिफॉर्मिटी आ गई, एमएलए की भी वैल्यू आ गई, एमपी के भी वोट की वैल्यू आ गई। इससे क्या होगा कि जब हम वोटिंग देखेंगे तो वोटिंग में बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी आएगी और हर स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसमें। तो ये प्रोसीजर है। इसके बाद बात आती है कि अब इलेक्शन होता कैसे है। तो इलेक्टोरल जो कोटा है वो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाई 1+1 मतलब कि एक ही कैंडिडेट है प्लस एक ऐड कर दिया जाता है, 2 हो जाता है। और जो भी कोटेंट आता है, इसको कोटेंट कहते हैं इसको, ठीक है, इसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। तो ये एक इलेक्टोरल कोटा है। इलेक्टोरल कोटा के मतलब इतना एटलीस्ट वोट चाहिए किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को। मान लीजिए कि एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4 लोग खड़े हैं, तो एक बंदे को इतना वोट चाहिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल कोटा। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, ठीक है, इन दोनों को मिला के जितने भी वैलिड वोट्स होंगे बाई 1+1, क्योंकि ये फॉर्मूला है 1+1, एक कैंडिडेट प्लस एक ऐड कर दो और जो कोटेंट आएगा उसमें 1 कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि निकल के आ जाएगा आपका कितना वोट चाहिए, इलेक्टोरल कोटा कितना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। ये इस फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को बहुत ऐसे कुछ मतलब याद नहीं करना है, जस्ट आपको याद क्या करनी है कि ये सब यूनिफॉर्मिटी के लिए है। एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे होता है। जस्ट एक कॉन्सेप्ट के लिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है कि कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स, अगर मान लीजिए कि इसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद भी कोई डाउट रह जाता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो उसको लुक इनटू करने के लिए, उसको जांच करने के लिए जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। एंड इस मैटर को जांच करने के बाद जो डिसीजन देगी सुप्रीम कोर्ट वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। फाइनल डिसीजन देती है सुप्रीम कोर्ट। एंड मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच किया किसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को और उसने पाया कि जो इलेक्शन हुआ है ऑफ ए पर्सन एज ए प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, वो गलत है। फिर भी गलत होने के बाद भी एक्ट्स डन बाय हिम, जो प्रेसिडेंट रहे हैं बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, जिस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि वो गलत है ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यूड। मतलब कि मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया और उन्होंने 6 महीने तक काम किया, 6 महीने तक काम किया, कुछ एक्ट्स बनाए होंगे, डेफिनेटली एक्ट्स लॉज वगैरह कुछ बनाए होंगे इन्होंने, प्रेसिडेंट ने। एंड ये बाद में 6 महीने बाद पाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इनका इलेक्शन जो था वो गलत था। तो क्या ये एक्ट्स भी गलत हो जाएंगे, ये भी इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज द पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, वाई इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्यों हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन चुना, क्यों नहीं डायरेक्ट इलेक्शन लिया? कई क्रिटिक्स ने ऐसे बोला था
कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो डायरेक्ट करना चाहिए था, इनडायरेक्ट तरीके से क्यों किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है प्रेसिडेंट का। तो रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट एक ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है एंड डायरेक्ट इलेक्शन करना इनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट दिखता है। बिकॉज अगर जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है उसको इतना बड़ा प्रोसीजर करके डायरेक्ट इलेक्शन देके और उनको रियल पावर ना दिया जाए तो ये भी गलत है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है मतलब कि ओनली साइनिंग अथॉरिटी है, बस ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास है नहीं। ज़्यादा पावर किसके पास है? पीएम के पास है। तो इस वजह से इनका इलेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जस्टिफाइड है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग ड्यू टू द वास्ट साइज ऑफ इलेक्टोरेट। अब इतना देखिए इतने सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टोरेट काफ़ी ज़्यादा है एंड कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें जो इलेक्टोरेट है हमारे बहुत ज़्यादा है। तो डायरेक्ट इलेक्शन कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है और डायरेक्ट इलेक्शन करके भी इनको नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही चुनना है, तो दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न। तो 2 रीज़न आपने जाना कि क्यों हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन लिया, डायरेक्टली क्यों नहीं चुना प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को कई लोगों ने, क्रिटिक्स ने ऐसा कहा कि ये तो है ही नहीं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। चूँकि इन द केस ऑफ आवर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज़ ए मिसनोमर मतलब कि मान लीजिए कि प्रोपोर्शनल रेशियो रखा जाता है जहाँ पे 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोगों को चुनना हो, लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट तो एक ही है, एक ही बंदे को चुनना है। तो वाई नॉट इट कॉल्ड इट प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। तो देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन प्रोसीजर को पढ़ेंगे, वहाँ पे डीपली बताया जाएगा। तो ये एक क्रिटिक्स का पॉइंट है कि देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट को चुनना होता है, तब ज़्यादा ये अच्छा लगता है एंड तभी ये इफेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही बंदे को चुना जा रहा है प्रेसिडेंट के तौर पे, सो व्हाई नॉट कॉल्ड इट प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। So what is called single transferable vote is also not suitable in this case because every voter has a plural votes। जैसे कि मैंने आपको एमएलए की वैल्यू बताई थी, इनकी वैल्यू अलग होती है। यहाँ इस केस में 132 आ रही थी एक एमएलए की, तो इनके प्लूरल वोट की वैल्यू है कि नहीं, सिंगल है नहीं है। तो क्या ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। हमने इलेक्टोरल कॉलेज में पढ़ा था कि वहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुना जाता है। मैंने शायद नहीं बता देता हूँ आपको कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब उनके वोट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वोट की वैल्यू खुद प्लूरल है, तो इस पे भी क्रिटिक्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अब क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, क्या क्या वो क्वालिटी चाहिए एक प्रेसिडेंट में देखी जाती है हमारे यहाँ, वो अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो भैया उनको सिटीजन होना पड़ेगा हमारी कंट्री का। कोई नॉन सिटीजन क्या प्रेसिडेंट बन सकता है? नहीं बन सकता है। मिनिमम उनका एज 35 ईयर्स होना चाहिए, इससे कम नहीं। क्वालिफाइड होने चाहिए वो, उनके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। ही मस्ट बी क्वालिफाइड, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा के मेंबर नहीं, बट उनको इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, मतलब वो क्वालिफाइड होने चाहिए एज ए फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। इनकी भी क्वालिफिकेशन कुछ होती है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। इनके लिए भी ये अगर क्वालिफाइड है तभी ये चुने जाएंगे प्रेसिडेंट। देन इनमें ही शुड ऑल्सो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? वैसी ऑफिस जिससे आपको रिम्यूनरेशन मिलता है, जिससे आपको सैलरी मिलती है, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी में जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है उसको वो होल्ड नहीं करने चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट में कोई उनका ऐसा नहीं है ऑफिस जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है जिन्होंने होल्ड किया है प्रेसिडेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं होना चाहिए, या फिर लोकल अथॉरिटी में भी ऐसी कोई ऑफिस वो उनको नहीं होल्ड करना चाहिए जिससे उनको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अदर पब्लिक अथॉरिटी की भी नहीं होनी चाहिए। बट जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर गवर्नर हैं या फिर मिनिस्टर हैं ऑफ यूनियन और एनी स्टेट, ही इज़ क्वालिफाइड एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बिकॉज इनका जो पोस्ट है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता है। बिकॉज प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नहीं है, ये ऑलरेडी एक टास्क दिया गया है इनको, इसके लिए रिम्यूनरेशन मिल रहा है, दैट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ओनली।
बट जो अदर ऑफिसेज हैं उनको वो होल्ड नहीं करना चाहिए। एक आम आदमी पार्टी का एक केस भी आया था जिसमें आई थिंक 12 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इसी वजह से कि उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया था। बेसिकली उन्होंने कुछ आई थिंक सेक्रेटरीज के पोस्ट भी होल्ड कर लिए थे, ऐसा कुछ केस था। एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट अगर जब भी होता है फॉर इलेक्शन, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट के लिए, तो उसको ही इट मस्ट बी सब्सक्राइब बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स। मतलब 50 जो इलेक्टर्स हैं, जो लोग हैं, जो मैंने मेंबर्स वगैरह बताया था, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये ऐसे 50 लोग एटलीस्ट होने चाहिए जो सब्सक्राइब करें, मतलब जो प्रपोज करें कि भाई ये कैंडिडेट ठीक है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। इनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इनको सहमति देनी पड़ेगी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए। एंड 50 ऐसे इलेक्टर होने चाहिए जो सेकेंडर्स हों, जो इन 50 प्रपोजर्स को जो सपोर्ट करें, उसके लिए भी 50 इलेक्टर्स अलग से चाहिए। देखिए 50 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर का मतलब है कि ये नाम बढ़ा रहे हैं कि भाई ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट हमारे तरफ से हैं और इनका नॉमिनेशन ठीक है, इसके लिए हम वोट करेंगे, मतलब प्रपोज कर रहे हैं ये लोग। और 50 ऐसे इलेक्टर्स और चाहिए जो कि सेकेंडर्स हों, जो इन प्रपोजर्स को सपोर्ट करें। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि जो कैंडिडेट खड़ा होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट बनने के लिए, नॉमिनेशन में आता है आगे, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है एटलीस्ट 15,000 की, 15,000 रुपये की आरबीआई में, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसको डिपॉजिट करना होता है, ताकि अगर वो फेल हो जाए, फेल टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड, जितने भी वोट पोल्ड हुए हैं उसमें अगर मान लीजिए कि 1/6 वो नहीं ला पाया, तो उस केस में क्या होगा कि इसकी सिक्योरिटी रख ली जाएगी आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और जब जमानत जब्त हो जाएगा, जो ये जमानत है ये जब्त हो जाएगा, ठीक है। और 1997 में ये बढ़ाया गया था, पहले 2,500 हुआ करता था, ठीक है। 1997 से पहले 2,500 हुआ करता था डिपॉजिट, इसको इंक्रीज कर दिया गया था ताकि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको हटाया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। अब ओथ और अफर्मेशन की बात करें प्रेसिडेंट की, तो कौन ओथ दिलाता है? तो भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के दिलाते हैं इनको ओथ। एंड प्रेसिडेंट को भाई ओथ लेना ही पड़ता है अगर इनको प्रेसिडेंट बनना है, तो इससे इनकी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने से पहले इनको डेफिनेटली ओथ एंड अफर्मेशन लेना पड़ता है। एंड क्या क्या ओथ लेते हैं? तो ये ओथ लेते हैं कि टू द फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस, तो फेथफुली ऑफिस के काम करेंगे। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, और इसके लिए अगर डिफेंड करना पड़े, कोई आपदा आए तो इसको डिफेंड भी करेंगे। एंड द लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ दोनों के लिए। एंड ये ओथ लेते हैं कि टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो जनता है, जो लोग हैं, उनके वेलबींग, उनके सर्विस के लिए ये डिवोट करते हैं खुद को, ये काम करते हैं इनके लिए, तो जनता इनके लिए सर्वोपरि है, ठीक है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, इनका ऑफिस का जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या है? तो देखिए सबसे पहला कंडीशन आएगा यहाँ पे कि ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए ये दो चीज़ एक साथ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट भी बन जाए और एमपी भी रहें या एमएलए भी रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए ये एमपी या एमएलए हैं किसी भी स्टेट में या फिर पार्लियामेंट में एमपी हैं, तो इनको ये छोड़ना पड़ेगा एज एमपी और एमएलए। जिस दिन से इन्होंने प्रेसिडेंट ज्वाइन किया उसी दिन से ये सीज हो जाएगा एमपी एमएलए वगैरह इनका। तो एमपी एमएलए डेफिनेटली बन सकते हैं प्रेसिडेंट, बट जिस दिन वो प्रेसिडेंट बन गए तो उनका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा एज ए पार्लियामेंट, एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नेक्स्ट, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो डेफिनेटली नहीं होल्ड करना चाहिए, जैसा मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया था। विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, इनको राष्ट्रपति भवन में को यूज़ करना, रहने की अनुमति दी जाती है, तो ये भी कंडीशन है। राष्ट्रपति भवन को जब ये यूज़ करते हैं, ऐसे प्रेसिडेंट रहते हैं उसमें, तो इनको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है कोई रेंट के तौर पे। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को रेंट मांग लिया सरकार ने, मतलब कि भाई रेंट दो राष्ट्रपति भवन को, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, जो इनको इमोलमेंट्स मिलते हैं, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एज डिटरमाइंड विद पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। कई बार अमेंडमेंट आता है, मतलब इनके इंक्रीज कर सकता है पार्लियामेंट, बट डिक्रीज नहीं करता है। इट कैनॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो जो एमोलमेंट्स है, अलाउंसेस है, उनको, प्रिविलेजेस को कम नहीं किया जा सकता, उल्टा बढ़ाया जा सकता है।
बढ़ाया गया था 2008 में, जब इनकी सैलरी को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख पर मंथ कर दिया गया था 2018 से पहले। 2018 से पहले ये 1.5 लाख हुआ करता था, अब इनकी सैलरी 5 लाख है, तो ये एक अच्छा खासा इंक्रीज़ है। अब 2008 में, एक्चुअली 2008 में यहाँ पे पेंशन को बढ़ाया गया था। 2008 में रिटायर्ड प्रेसिडेंट को के पेंशन को बढ़ाया गया था। जो प्रेसिडेंट रिटायर्ड हो जाते हैं उनको पेंशन मिलता है। आपको बता दूं, पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पहले पेंशन कितना मिलता था, 3 लाख पर एनम मिलता था 2008 से पहले। बाद में 2008 में ही इसको बढ़ा दिया गया और इसको कहा गया कि जो रिटायर्ड हो जाते हैं जब ये, तो जितनी सैलरी होती है पर मंथ प्रेसिडेंट की, उसका 50% मिलता रहेगा इनको एज ए पेंशन। ठीक है, 50% कर दिया। नेक्स्ट है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होते हैं, जो रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको कुछ मिलता है, तो डेफिनेटली मिलता है। दे आर इंटाइटल्ड टू फर्निश रेसिडेंस, तो उनको एक अच्छा सा बना बनाया फुल फर्निश्ड रेसिडेंस हाउस मिलता है। फ़ोन फैसिलिटी दी जाती है, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, सेक्रेटरीट स्टाफ भी दिया जाता है, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं अप टू 1 लाख रुपीज़ पर एनम। तो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। इनकी वाइफ को, स्पाउस को, अगर ये डिकीज्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं, कोई प्रीवियस जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है, तो इनके स्पाउस को, मतलब इनकी वाइफ को, फैमिली पेंशन मिलता है एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द सैलरी। ठीक है, जो सैलरी पर मंथ होती है उसके 50% इनको मिलता है। एंड फर्निश्ड हाउस मिलता है इनको, रेसिडेंस, फ़ोन फैसिलिटी, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटी, सेक्रेटरीट स्टाफ भी इनको मिलता है, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस इनको मिलते हैं टोटल 20,000 के। तो ये सारी बेनिफिट स्पाउसेस को भी है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू ए नंबर ऑफ प्रिविलेजेस। तो क्या क्या प्रिविलेजेस एंड कुछ इम्यूनिटीज़ भी मिलती है। जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, तो इनको इम्यूनिटी की बात करें तो ही इज़ इम्यून फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। तो जो ऑफिस के लिए काम करते हैं उसके लिए इन पर कार्रवाई करके इनको जेल वेल नहीं, लीगल लाइबिलिटी नहीं है, कोई भी नहीं किया जा सकता। ही इज़ ऑल्सो इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स ऑल्सो। तो जब तक ऑफिस में है तब तक इनको, जो मान लीजिए कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं जो कि चल रही हैं, या फिर इनके पर्सनल लॉ एक्ट से रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो भी नहीं हो सकता है। इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कैनॉट बी अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड, जेल नहीं भेजा जा सकता अगर ये ऑफिस में है। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ नोटिस, 2 months का नोटिस देने के बाद सिविल प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, कैन बी instituted against him during his term of office in respect of his personal act। मान लीजिए इन्होंने कुछ पर्सनल एक्ट किया जो कि गलत एक्ट किया, चाहे किसी भी उसमें क्षेत्र में, मान लीजिए कुछ गलत किया, पर्सनल एक्ट इनका गलत है जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, तो इसके लिए 2 महीने की नोटिस पहले देनी पड़ेगी और 2 महीने बाद से इन पे कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो ये सारे कुछ इम्यूनिटी एंड कुछ इनके ऊपर कंडीशंस वगैरह हमने डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में और डीपली जानेंगे, और कई सारे प्रोविजंस है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, प्रेसिडेंट्स के पावर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।